friends, I, Dr. Asha Chawla, Associate Professor in Commerce, GVM Girls College सोनीपत, आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा विषय है मेजरमेंट ऑफ लीनियर ट्रेंड, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, और मेथड्स के अंदर हम कवर करेंगे फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। साथ में हम सीखेंगे कन्वर्टिंग एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली और क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन। साथ में हम कवर करेंगे शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज के मीनिंग से। टाइम सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिजनेस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में। हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बहुत तरह का डेटा होता है, जैसे प्राइजेस, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल्स, प्रॉफिट। इनको हम डेटा को कलेक्ट करते हैं टाइम के बेसिस पर। ये टाइम क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो डाटा होता है वो टाइम सीरीज डेटा कहलाता है। आइए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प के साथ। जैसे मेरे पास यहाँ देखो ईयर्स हैं 2005 से लेकर 2010 तक। यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड की है प्रोडक्शन ऑफ शुगर को इन टन्स में। 2005 का प्रोडक्शन कितना है? 50,000 टन्स। 2006 का 52 टन्स, 2007 का 53 टन्स। तो इस तरह मेरे पास एक तरफ टाइम है और एक तरफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर का डेटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेल्स का डेटा है, और जो मैंने सेल्स नोट डाउन किया है, रिकॉर्ड किया है, ऑब्जर्व किया है, मंथ वाइज किया है। जनवरी मंथ की सेल 4500 यूनिट्स, फरवरी मंथ की सेल 5600, इस तरह मार्च की, अप्रैल की। यहाँ पर देखिए सेंसेक्स का, मंडे को सेंसेक्स था 37,000, ट्यूसडे को 37,104, वेनसडे को 37,500, इस तरह थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का। यहां पर किसी डॉक्टर या नर्स ने किसी पेशेंट का टेम्परेचर नोट किया। सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। 10 बजे उसका टेम्परेचर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 11 बजे था 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से यहां पर देखिए ये ईयर, ये भी क्या है, जो प्रोडक्शन का डेटा नोट किया है ये क्या है? टाइम के बेसिस पर। यहाँ टाइम क्या है? ईयर है। सेल्स किसके? मंथ के बेसिस पर। मंथ भी क्या एक टाइम का एग्जांपल है। सेंसेक्स ये डे बेसिस पर नोट किया गया, डे भी एक टाइम है। टेम्परेचर का जो नोट किया गया ये भी डे का एक टाइम है। इस सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग अपॉन टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। द सेट ऑफ डेटा collected on the basis such as days, months, years is called time series. In other words, when the data are observed means recorded, note किया जाता है, on the basis of time, these are known as time series. Under time series there are two variables, independent variable, dependent variable. जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है, और प्रोडक्शन क्या है? डिपेंडेंट है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और डिपेंडेंट हमारे जो वैल्यू ऑफ डेटा, वो प्रोडक्शन भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल के अंदर ईयर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रोडक्शन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। Sometime prices show upward trend and sometime decline trend. कभी कभी प्राइस का हम देखते हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी कम होते जा रहे हैं। तो ये जो वर्ड ट्रेंड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ सच चेंजेस, कि हमारा ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डिक्लाइनिंग है या इंक्रीजिंग है, इसको मेजर किया जाता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ सच चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ डेटा ओवर टाइम, द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज इज एक्सट्रीमली यूजफुल। ट्रेंड को मेजर करने के मेथड्स, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड से।
ये मेरे पास एक डेटा है, ईयर है, प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक टाइम है और डेटा है हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो ये मेरा टाइम सीरीज का डेटा है। क्या पूछा गया है? फिट ए ट्रेंड लाइन टू गिवन डेटा बाय द फ्री हैंड कर्व मेथड। तो आइए करते हैं इस एग्जांपल को। फ्री हैंड कर्व मेथड से मुझे एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर ईयर है, ईयर को मैं ले रही हूँ एक्स एक्सिस पर और प्रोडक्शन को ले रही हूँ मैं वाई एक्सिस पर। यहाँ पर जो मेरा फिगर है 150, 155, 165, 152, 154, 150, 174, 175, 160, 180। फ्रेंड्स, इस तरह के डेटा को जब मैं ग्राफ पर बनाती हूँ तो ये देखिए क्या आ रहा है। यहाँ तो मैंने 2020 के गैप पर लिया, वाई एक्सिस पर जो यूनिट मैंने ली है, तो लेकिन इसके इसमें केस में क्या हो रहा है, मेरा ग्राफ रिप्रेजेंटेबल नहीं है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लग रही। ये जो नीचे का स्पेस है एकदम खाली है और जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस के अंदर यहाँ पर गैप कम होने के कारण वेरिएशंस को अच्छी तरह नोट डाउन नहीं किया जा रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है फॉल्स बेस लाइन लेना। तो हम क्या करें कि जो मेरे इस डेटा सेट के अंदर मिनिमम फिगर है, कितनी मिनिमम फिगर कितनी है? 150। 150 क्या है? जीरो से फार अवे है, लेकिन यहाँ पर जो इन आइटम्स का, इन वैल्यूज का आपस का जो गैप है वो बहुत कम है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉल्स बेस लाइन लेनी चाहिए। मेरी मिनिमम फिगर 150 है, तो यहाँ पर मैंने 0 से 150 तक ये एक मैंने फॉल्स बेस लाइन बना ली है। तो इसका ये क्या अज्यूम करें कि 0 से 145 तक का डेटा यहाँ पर कवर हो गया है और यहाँ पर जो 145, 150, 155, 160, तो यहाँ पर मैंने 5 के गैप पर प्रोडक्शन को नोट डाउन कर लिया है, शो कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है? ईयर है। तो इस केस से ऐसा करने से क्या हो रहा है कि वेरिएशंस को हम अच्छे से दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने डेटा का एक सिंपल क्योंकि नाम भी क्या है, फ्री हैंड कर्व मेथड। जो जो मेरे पास डेटा के पॉइंट्स है, 2001 का 150 है, 2002 का 155 है, इनके पॉइंट्स लगाने हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने पर ये मेरी एक्चुअल डेटा की लाइन आ जाएगी। साथ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्री हैंड कर्व मेथड। मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एक स्केल लेना है। स्केल को इस ग्राफिक लाइन के अंदर जो मेरा एक्चुअल डेटा की लाइन आई है, सेंटर में रखते हुए इसके बीचों बीच आधा पार्ट ऊपर जाए, आधा पार्ट नीचे जाए। तो यहाँ पर आपने स्केल की हेल्प से एक लाइन लगा देनी है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है? फ्री हैंड। आपका और आपकी फ्रेंड का या मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसीलिए तो इस मेथड की ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिखाता ट्रेंड लाइन का। तो ये फ्री हैंड कर्व मेथड है। तो आइए चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सेकंड मेथड है सेमी एवरेज मेथड। व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इवन, यहाँ पर हम दो तरह से कवर करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इवन एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज ओड। तो स्टार्ट करते हैं इवन नंबर वाले केस से। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा ईयर्स है, सेल्स है, ये तो पता चल ही गया कि टाइम सीरीज का डेटा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। जो 8 मेरी क्या है? इवन फिगर है। इस केस में सेमी एवरेज के केस में सेमी क्या है? आधा आधा, 50-50। तो सेमी एवरेज मेथड के अंदर हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए सीखें। तो हमने इस डेटा के अंदर सेमी एवरेज मेथड से करेंगे। तो ये मेरे 8 ईयर्स का डेटा, 8 ईयर्स के डेटा को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ऊपर के 4 ईयर्स और नीचे के 4 ईयर्स। तो अब हम इन फिगर्स का टोटल ले लेते हैं। तो मेरे पास 412, 438, 444, 454, इनका टोटल आ गया 1748। और नीचे की फिगर्स 470, 482, 490, 500, नीचे के फिगर का टोटल आ गया 1942। अब मैं क्या करती हूँ, 4 से डिवाइड कर दिया, सेमी एवरेज आ गया। सेमी एवरेज आने के बाद अब ये 437 किस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये 437, तो ये 2000, 2001, 2002, 2003, इन फिगर्स के बीच का, इन फिगर्स के बीच का चेक करें। इनके फिगर्स के बीच का क्या होगा? 2001.5। जैसे अगर हम नीचे की बात करें तो ये किसका डिनोट करेगा? 2005.5। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पर मिडिल ईयर नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर 2001.5 और यहाँ पर 2005.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए एक तो हमें एक्चुअल लाइन बनानी है। ये मेरा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा के बेसिस पर मैं एक कर्व बनाऊंगी
और दूसरा कर्व मैं बनाऊंगी जो मेरे मिडल ईयर्स हैं और जो मेरी सेमी एवरेज आई है। तो मुझे इन पॉइंट्स के बेसिस पर 2001.5 की पर शो करना है, पॉइंट लगाना है 437 का, 2005.5 का पॉइंट लगाना है 485.5 का। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये क्या है, ये फोल्स बेस लाइन का लिया है कि जो हमने अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि फोल्स बेस लाइन क्यों लेनी होती है, क्योंकि मेरी जो मिनिमम फिगर है वो फार अवे है और मैं अंदर के वेरिएशंस को दिखाना चाहती हूँ। तो इस डेटा के बेसिस पर जो बनेगी वो एक्चुअल लाइन कहलाएगी। और 2001.5 का मैंने 437 और 2005.5 का 485 दो डॉट्स लगाने के बाद उन डॉट्स को जब ज्वाइन करूंगी तो ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो ये था सेमी एवरेज मेथड इवन पीरियड्स के केस में। तो आइए अब स्टार्ट करें सेमी एवरेज मेथड ओड ईयर्स के केस में। यहां पर देखिए ईयर है, प्रॉफिट्स हैं, कितने ईयर्स का डेटा, यहां पर मेरे पास 7 ईयर्स का डेटा है। 7 ईयर्स के डेटा का और मुझसे साथ में पूछा गया है ऑल्सो एस्टिमेट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2005। प्रिडिक्शन करना है, मेरे पास डेटा 2014 का है और 2015 का मेरे को एस्टिमेशन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है सेमी एवरेज मेथड से। 7 ईयर का डेटा है तो 7 ईयर के डेटा को हम दो पार्ट्स में कैसे बांटे, 3.5, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले ईयर को इग्नोर करेंगे, ओमिट कर देंगे। तो बीच का ईयर हमारा कौन सा आ रहा है, ये 2011। उस ईयर को छोड़ दीजिए, बाकी 6 ईयर बचे। 6 ईयर में ऊपर के 3 ले लीजिए और नीचे के 3 ले लीजिए। तो ये मेरा सेमी टोटल आ गया 69 और नीचे का आ गया 99। तो यहाँ भी हम सेमी एवरेज निकाल देंगे। सेमी एवरेज निकालने के बाद अब इसका ईयर, ये किस ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, इसके बीच का पॉइंट क्या बन रहा है, 2009 बन रहा है। तो ये 2009 का है और ये 2013 का है। तो मिडल ईयर 2009 है, ये 2013 है। तो अब हम किसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक लाइन तो बनेगी एक्चुअल डेटा की हेल्प से, ये एक्चुअल लाइन है, और दूसरा बनेगा हम मिडल ईयर लेंगे और सेमी एवरेज लेंगे, इन दोनों की हेल्प से बनेगी ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर भी ये क्या है, फॉल्स बेस लाइन है। नीचे मेरे एक्स एक्सिस पर ईयर है, यहाँ मेरे प्रॉफिट्स हैं। और मेरे पास साथ में पूछा गया 2015 का एस्टिमेट कीजिए। एस्टिमेट करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पर 2015 से यहाँ से स्केल की हेल्प से एक परपेंडिकुलर बनाइए और इसको फिर वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए और इस पॉइंट को रीड कीजिए। ये पॉइंट क्या है, 37 के साथ में क्या, 37,000। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 आर 37,000। थर्ड मेथड मूविंग एवरेज मेथड, इसको भी हम दो केस में करेंगे, ओड पीरियड मूविंग एवरेज, इवन पीरियड मूविंग एवरेज। तो ओड पीरियड मूविंग एवरेज में जब हमें बोला जाए 3 ईयरली मूविंग एवरेज से कैलकुलेट कीजिए, तो हमें इस पीरियड को देखना है कि आपको किस पीरियड का मूविंग एवरेज लेने के लिए कहा गया है। अगर 6 ईयर 4 ईयर्स का है तो इवन पीरियड मूविंग एवरेज है, 3 है 5 है 7 है तो ओड पीरियड मूविंग एवरेज है। यहाँ पर हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो मुझे इस डेटा सेट के अंदर 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, इस डेटा सेट को मैंने इस तरह से नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पर मुझे मूविंग एवरेज लेनी है, लेकिन 3 ईयर्स की लेनी है। तो मेरे फर्स्ट 3 ईयर्स का डेटा क्या है, 412, 438, 446। मैं इन तीनों का टोटल करूंगी तो टोटल क्या आ गया, 1296। इसको हम लिखेंगे कहाँ पर, 2001 to 3 का जो मिड है, मिड क्या है 2002 के सामने डिपिक्ट होगा। नेक्स्ट में क्या करना है, आप ऊपर से एक ईयर के डेटा को छोड़ दीजिए। तो मेरे पास है 438, 446, 454। तो यहाँ पर अगले 3 सालों का डेटा का टोटल कीजिए। फिर यहाँ पर अगले में क्या है, ऊपर का 438 को छोड़ दीजिए, 446 लीजिए, 454 लीजिए, नेक्स्ट ईयर को और ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपको मैं बड़े इजी वे में दिखाती हूँ। पहले हमने इन 3 सालों को टोटल करना है, फिर ऊपर से एक छोड़ देना है, नीचे से एक और ऐड कर लेना है, फिर ऊपर से एक छोड़ देना है, नीचे से एक और ऐड करना है। इस तरह से हमारे स्टेप्स चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेने के बाद, क्योंकि हमारा 3 ईयर्स का डेटा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरी 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो ये मेरा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यही मेरा ट्रेंड कहलाएगा। इवन पीरियड मूविंग एवरेज, इवन पीरियड के केस में जैसे मेरे से यहाँ पर डेटा दिया गया है और इसके इवन पीरियड मूविंग एवरेज को सोल्व करने के भी 2 मेथड हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ पर 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है,
4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, तो इवन पीरियड के केस में भी मैं दो मेथड बता रही हूं। तो यहाँ पर मुझे 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर देखो कि मुझे क्या करना है, 4 ईयर्स का 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11। तो इसको डेटा को मैं लिखूंगी कहां पर, अगली टर्म में क्या होगा, 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10। तो यहाँ पर मुझे टोटल करनी है हमें वो हर बार, तो 7 प्लस 8 प्लस 9, यहाँ पर ये डेटा कहाँ पर सेंट्रलाइज होगा, कहाँ पर लिखेंगे हम इसको, लिखने का 2001 और 2004 के बीच का एक स्पेस लेंगे, यानी 2002 और 2003 के बीच में। जो अगला होगा 8 9 10 11 11 10 का वो कहाँ लिखेंगे, 2003 और 2004 के बीच में। इस तरह मैं अपने डेटा को, टोटलिंग को नोट डाउन करूंगी। टोटल को नोट डाउन करने के बाद, क्योंकि ये किसी ईयर को डिपिक्ट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर 2 पीरियड मूविंग टोटल, सो 4 ईयरली मूविंग टोटल, ये मेरे पास जो 35 है 4 ईयर्स का टोटल है, ये 38 भी क्या है 4 ईयर्स का टोटल है। मैं इन दोनों को फिर से टोटल कर दूंगी, इस 2 पीरियड को, ये 2 पीरियड्स का डेटा को टोटल कर दूंगी। 35 प्लस 38 73, 38 प्लस 42, तो ये अब किस ईयर को डिपिक्ट करेगा, 2003 को। ये किस ईयर को करेगा, 2004 को। इस तरह हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद, क्योंकि ये मेरे पास ये 35 कितनी फिगर्स का टोटल था, 4 फिगर्स का, 38 कितनी फिगर्स का टोटल है, 4 फिगर्स का, तो टोटल 73 कितनी फिगर्स का टोटल हो गया। यहाँ पर अगर हम काउंट करें कितनी फिगर्स का टोटल हो गया, तो ये 8 फिगर्स का टोटल है। तो यहाँ पर मैं जो डिवाइड करूंगी, 8 से डिवाइड करूंगी, तो 8 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आ गया, 9.125। इस तरह बाकी फिगर्स को भी डिवाइड किया जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 8, 83 डिवाइडेड बाई 8, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ये इवन पीरियड है, तो यही वैल्यूज मेरी ट्रेंड वैल्यूज कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट मेथड। आइए देखें इसी में ही इवन पीरियड मूविंग एवरेज के केस में, 4 ईयरली मूविंग एवरेज के केस में सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को आंसर हमारा सेम आएगा, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड को हम देखें, तो इसके केस में मेरे पास ये डेटा है, सेम क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल किया 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11, तो यहाँ पर कहाँ पे लिखेंगे, 2002 और 2003 के बीच में। अगली फिगर भी मेरे पास इस तरह आएंगी। इसको हमने यहाँ पर क्या है, 35 को यहीं पर हमने डिवाइड कर दिया 4 से, 8.75, 38 को 4 से, 9.50, 42 को 4 से, 10.50 डिवाइड करने के बाद अब हमने फिर से क्या किया, इन दोनों फिगर्स का 8.75, 9.50 इनका टोटल कर लिया, 9.50, 10.5 इनका टोटल कर लिया, तो 20 आ गया। तो टोटल करने के बाद ये मेरे पास अब, क्योंकि मेरे पास ये मैंने जो टोटल किया है, ये मैंने एवरेज का टोटल किया है, तो ये कितने पीरियड्स का है, 2 पीरियड्स का। अब जब मैं 18.25 को डिवाइड करूंगी, तो कितने से डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। 9.5 प्लस 10.5, 20 को डिवाइड करूंगी, तो 2 से डिवाइड करूंगी, तो कितना आ गया, 10। तो ये मेरे पास एक ही बात है कि हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया, यहाँ पर 2 स्टेप में, एक बार हमने 4 से डिवाइड किया, एक बार हमने 2 से डिवाइड किया, और लास्ट में जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको दिखाया था, वहां पर मैंने 8 से इकट्ठा डिवाइड कर दिया था। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आने वाला है। तो इवन पीरियड मूविंग एवरेज के केस में जो मेरी मूविंग एवरेज आती है, ये मेरी ट्रेंड वैल्यूज कहलाती हैं। तो इसमें एक और यूज ऑफ वेट्स, अगर आपको वेट्स के साथ मूविंग एवरेज निकालने के लिए बोला हो, जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में ईयर्स हैं, वैल्यूज हैं, और साथ में कहा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस विद वेट्स 1 4 1, यानी 3 ईयर्स के अंदर आपने 3 ईयरली तो लेना है, 2 प्लस 6 प्लस 1 तो करना है, साथ में वेट्स देने हैं। वेट्स फर्स्ट ईयर को वेट देना 1, सेकेंड ईयर को देना 4, और थर्ड फिगर को जो रहेगा उसको 1 वेट देना है। तो इस केस में कैसे करते हैं, ये मैंने फिगर्स को नोट डाउन कर लिया, ये ईयर है, ये वैल्यूज हैं, और वेट्स के 1 4 एंड 1 है। तो यहाँ पर जब वेटेड मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है सिग्मा डब्ल्यू बाई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो यहाँ पर इस स्टेप्स कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर मुझे 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और इन सब फिगर्स को ऐड कर देना है। तो यहां से मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, ऊपर के एक फिगर को छोड़ देना है। अब मेरा 3 फिगर्स कौन से रहेंगे, 6 1 5, और 6 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। तो इस तरह से मेरे करने पर, इन स्टेप्स को रिपीट करने पर मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब डिवाइड करना है, मुझे वेटेड मूविंग एवरेज लेनी है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करना है। सिग्मा डब्ल्यू क्या है,
1 + 4 + 1, तो मेरी वेट्स हैं 5। 1 + 4 + 1 6 हो जाएगा, तो मेरा सिग्मा डब्ल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर मुझे 27 को डिवाइड करना है 6 से, और 15 को 6 से। तो इस तरह से वेट से डिवाइड करने पर सिग्मा डब्ल्यू वाई को सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करने पर मेरी 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज आ जाएगी। आइए देखें फोर्थ मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। फ्रेंड्स, ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, बेस्ट मेथड कहलाता है, मोस्ट यूज इन प्रैक्टिस। मैथमेटिकल मेथड है, जो पहले वाले हमारे थे 2 मेथड ग्राफिकल मेथड थे और मूविंग एवरेज थे, तो वहां पर कोई इक्वेशंस वगैरह यूज नहीं होती थी। ये हमारा जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत पॉपुलर है। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालेंगे कैसे, इसकी इक्वेशंस कैसे यूज होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो मेरी रहेगी y = a + bx। यहाँ तो जो y की जो वैल्यू आएगी, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करूंगी तो ये मेरे ट्रेंड वैल्यूज कहलाएंगी। a क्या है, यूनिट ऑफ टाइम, x क्या है, यूनिट ऑफ टाइम, और a क्या है, इंटरसेप्ट, और b क्या है, स्लोप। और इन a और b की वैल्यू को निकालने के लिए, ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें 2 नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत होगी। ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस जो हमें याद करनी है, सिग्मा y = NA + B सिग्मा x, सिग्मा xy = A सिग्मा x + B सिग्मा x²। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर हमारा इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, y = A + bx। और इन 2 इक्वेशंस की हेल्प से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसके अंदर भी 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है, ये मेरा डेटा है, ईयर्स है, प्रोडक्शन है, 2002 से लेकर 2007 तक का डेटा है, और साथ में मुझे कहा गया है कि आपने जो ओरिजिन लेना है। फ्रेंड्स, ये आपको कभी तो बताया जाएगा कि इस ईयर को ओरिजिन लेना है, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि जब कहा गया हो कि किस ईयर से ओरिजिन लीजिए, तो उस केस में क्या करना है। अगर नहीं कहा गया हो तो हम किस ईयर से ओरिजिन लेकर हम अपनी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड इक्वेशन बनाएं, हम आगे आगे सब समझेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फिटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। फिटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब आपको ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 2001 एज ईयर ऑफ ओरिजिन टू द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है और साथ में क्या कहा है, ऑब्टेन्ड आल्सो ट्रेंड वैल्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ओरिजिन 2001 को लेने के लिए कहा गया था। यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है, ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 है, 6 ईयर्स का डेटा है मेरे पास। और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन को हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। यहाँ पर अगर मैं सिग्मा y देखना चाहूँ तो सिग्मा y मेरे पास 60 आ रहा है, इस फिगर्स का टोटल ही है। और यहाँ पर मुझे 2001 से डेविएशन लेने हैं, तो 2002 - 2001, तो कितना आ गया 1। 2003 - 2001, तो आ गया 2। तो इस तरह डेविएशंस लेने पर इस डेविएशन को हम डिनोट करेंगे x से। तो ये सिग्मा x मेरा क्या कहलाएगा, सिग्मा x कहलाएगा, x कहलाएगा। और इसका सिग्मा x जो मेरा टोटल आ रहा है 21 आ रहा है। यहाँ पर अगला स्टेप एक्स वाई, x × y, 5 × 1, 7 × 2, 9 × 3, तो मेरा एक्स वाई जाएगा, या सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे को सिग्मा x² निकालना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये मेरा सिग्मा x² आ गया 91। इन सब को लेने के बाद मैं इन वैल्यूज को, ये जो मेरी वैल्यूज थी, क्योंकि अभी हमने पीछे जब मेथड में सीखा था कि ये जो y = A + bx है, ये मेरा आंसर आने वाला है। इक्वेशन ही मेरा आंसर है। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए a और b की वैल्यूज को सोल्व करने के लिए मेरे को 2 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए जो हमें याद करनी होती है। और ये मेरी स्टेटमेंट का जो समराइज है, n 6 है, सिग्मा y 60 है, सिग्मा x 21 है, सिग्मा xy 248 है, सिग्मा x² 91 है। इन वैल्यूज को यहाँ पर मैं इक्वेशंस में पुट कर दूंगी। पुट करने पर ये देखें, ये तो मेरा आंसर आना है। सिग्मा y कितना 60, n कितना 6, 60 = a को ऐसे रहने देंगे 6 से, और b को हम ऐसे रहने देंगे, और सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 21, तो हम 21 पुट कर देंगे। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या आ गई, 60 = 6a + 21b। सिग्मा xy क्या है 248, a को ऐसे ही रहने देंगे, और सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 21, तो 21a + b सिग्मा x² 91b आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जैसे हम अपने जूनियर क्लासेस में सोल्व करते थे, इन 2 नॉर्मल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 2 से, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कितने 2.17। अब इस b की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है
ई की वैल्यू आ गई 2.40। अब मैं ये बी की वैल्यू को और ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो ए की वैल्यू 2.40 और बी की वैल्यू 2.17। तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट करने पर ये मेरा आंसर रहेगा y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17x। साथ में मुझे यहाँ ओरिजन भी मेंशन करना है, जैसे मेरे स्टेटमेंट में दिया गया था कि आपने 2001 से डिवीजन लेने हैं, तो ये मेरा ओरिजन ईयर कहलाएगा। और यूनिट 1 ईयर, ये यूनिट के बारे में मैं डिटेल में आगे समझाऊंगी कि यूनिट का क्या मतलब होता है, कब हमें यूनिट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ इस केस में हमें यूनिट क्या लिखना है, 1 ईयर लेना है। और हमें यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो ये मेरी स्टेटमेंट थी, मेरा ईयर था, और ये मेरे जो थे डेविएशन फ्रॉम 2001, ये जो मैंने डेविएशंस लिए थी, डेविएशन को मैंने नोट डाउन किया, एक्स को नोट डाउन किया है। इस इक्वेशन के अंदर ये जो मेरी इक्वेशन आई y इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17x, यहाँ पर मैं x की वैल्यू को अगर 1 पुट करूंगी तो मेरा 2002 के लिए ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ मैं 2 पुट करूंगी तो 2003 के लिए। तो इस तरह 1 बाय 1 मैं x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरी ये ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। ये ट्रेंड वैल्यूज भी हमारे से पूछा गया था, ये ट्रेंड वैल्यूज भी मेरा आंसर है। आइए चलते हैं अगले मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम कवर करेंगे कि जब हमारे नंबर ऑफ ईयर्स ओड है और नंबर ऑफ ईयर्स इवन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ओड से। तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है ईयर्स है और प्रोडक्शन है। क्या पूछा गया, फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड आल्सो शो द ट्रेंड लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज, एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर 2010 के लिए हमें एस्टिमेट भी करना है। तो आइए देखिए, ये मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा सेट के अंदर, क्योंकि हमें वहां पर कुछ नहीं बताया गया था कि आपने किस ईयर से ओरिजिन लेना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का डेटा है, 7 ईयर्स का डेटा है। आप यहाँ से किसी ऐसे ईयर से डेविएशन लेने की कोशिश कीजिए कि आपका सिग्मा एक्स 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2006 से, ये मैं अपनी चॉइस से ले रही हूँ, 2006 से लेती हूं, अगर मैं 2006 से डेविएशंस लेती हूं तो 2006 से डेविएशंस लेने पर 2003 माइनस 2006 माइनस 3, 2004 माइनस 2006 माइनस 2, इस तरह नोट डाउन करने पर सिग्मा एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फ्रेंड्स ये मेरी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं कह रही 2006 से लेना है। सिर्फ हमारा पर्पस क्या है कि हम डेविएशन ऐसे ईयर से लें जिससे हमारा सिग्मा एक्स 0 हो जाए। तो यहाँ मिड ईयर से डिवीजन लेने पर मेरा सिग्मा एक्स क्या 0 आ गया। बाकी स्टेप सेम है, हमने एक्स वाई लेना है, हमने एक्स स्क्वायर लेना है, जो हमने भी पिछले एग्जाम्पल में किया। लेने के बाद तो फ्रेंड्स आइए सीखें यहाँ पर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आने वाली है, ये मेरा आंसर आने वाली है। तो ये जो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसके जो इक्वेशन है सिग्मा y इजकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इजकल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो मेरा क्वेश्चन था उसकी जो समराइज वैल्यू आई थी n इजकल टू 7, सिग्मा y इजकल 630, सिग्मा x इजकल टू 0, सिग्मा एक्स वाई इजकल टू 56, सिग्मा एक्स स्क्वायर इजकल 28। तो इन वैल्यूज को पुट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो सिग्मा एक्स है 0 है, यहाँ पर सिग्मा एक्स की अगर हम 0 वैल्यू पुट करें तो ये देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर सिग्मा वाई इजकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, जब मैं वाई सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगी तो ये सारी, ये वाला पार्ट ये मेरा क्या आएगा, सिग्मा वाई इजकल टू एन ए, ये क्या बचेगा, ए इजकल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो मुझे पूरी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 लंबी इक्वेशन। तो यहाँ पर इस केस में भी अगर मैं सिग्मा एक्स को 0 पुट कर लेती हूँ तो यहाँ पर ये b इजक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा। तो यही हमारा शॉर्टकट मेथड है, जब हम सिग्मा एक्स को 0 करने की कोशिश करते हैं कि डेविएशन ऐसे ईयर से लीजिए कि सिग्मा एक्स आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी 630, एन कितना 7, बी कितना है, एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास 56, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 28। वैल्यू उसको मैं जब पुट करूंगी तो a इजक्वल टू 90 और b इजक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं इस यहाँ पर इक्वेशंस में पुट कर दूंगी y इजक्वल टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो मेरा आंसर आ गया y इजक्वल टू 90 प्लस 2x, और रीजन क्या है 2006, और यूनिट क्या है मेरे पास 1 ईयर है। अभी आप यो होल्ड पे रखिए, मैं यूनिट का मीनिंग समझाने वाली हूँ आपका। और
इसको क्या करने के लिए कहा गया है, कन्वर्ट करने के लिए, एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मंथली इक्वेशन में। ये जो मेरा आंसर आया है, ये जो आंसर y इक्वल टू 90 प्लस 2x, इसको मैं नोट डाउन कर लिया, ये इसके बराबर है y इक्वल टू a प्लस bx। अगर मुझे एनुअल मीन्स ईयरली इक्वेशन को मंथली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एक ईयर में मंथ कितने 12, तो मुझे फर्स्ट पार्ट को 12 से डिवाइड करना है, और ये जो bx है, एक b वेरिएबल एक x है मेरे पास, तो b को भी 12 से और x को भी 12 से, या मैं सीधा 144 से कर दूं, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई है 90 को 12 से और 2x को 144 से डिवाइड करने पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह जब मुझे इसको क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एक ईयर में क्वार्टर कितने 4, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को 4 से, यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक बी और एक्स है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 16 से, तो यहाँ पर मैं 90 को 4 से और 2x को 16 से डिवाइड करके जब सिंप्लीफाई करूंगी तो ये मेरी क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन आ जाती है। इसी क्वेश्चन में हमें ट्रेंड वैल्यूज भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गई थी, कही गई हैं, तो ये मेरी वैल्यूज हैं और ये डेविएशंस दिए थे, जब मैंने डेविएशंस को नोट डाउन किया है, और ये मेरी इक्वेशन आई थी y इक्वल टू 90 प्लस 2x। इनमें जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगी, -2 पुट करूंगी, -1, तो पुट करने पर मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज मेरी ट्रेंड वैल्यूज कहलाती हैं। तो ये मेरी जो वैल्यूज है 90 प्लस 2 इंटू -3 84 86, ये ट्रेंड वैल्यूज कहलाएंगी। यहाँ पर मुझे एस्टिमेट करने के लिए कहा गया था, किसके लिए, 2010 के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने डेविएशंस लिए थे 2006 से लिए थे, अगर यहाँ पर मेरा 2010 है और 2010 में से मैं 2006 को लेस करूँ तो कितना आ रहा है 4। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो मेरी इक्वेशन है y इक्वल टू 90 प्लस 2x, यहाँ पर x की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिए तो आपका एस्टिमेशन आ जाएगा 2010 के लिए, और हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 98 निकल कर आ रही है। इसी क्वेश्चन को हमें कहा गया था कि ट्रेंड वैल्यूज को डिपिक्ट कीजिए ग्राफ पर। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये फोर्स बेस लाइन का कंसेप्ट तो हमें समझ आ ही गया है। यहाँ पर हमें जो y एक्सिस पर, x एक्सिस पर लेना है ईयर लेनी है, यहाँ पर y एक्सिस पर हमें क्या लेना है, प्रोडक्शन लेना है, और एक आपको एक्चुअल डेटा की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है, और एक इन वैल्यूज को लेते हुए आपने एक लाइन बनानी है। ये जो लाइन ग्राफिक लाइन आएगी ये ट्रेंड वैल्यू ट्रेंड लाइन कहलाएगी। अब अगला हम समझते हैं व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स इज इवन, और हमें यहाँ पर जो दिया गया है, जो डेटा सेट है 8 इयर्स का है, तो यहाँ पर और हमें क्या कहा गया है, एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द 2010। आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगी कि यहाँ जो नंबर ऑफ n है जो 8 है और सिग्मा y है 734 है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो आपको शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे थे कि मैंने आपको क्या कहा था कि जो डेविएशंस लेने हैं, डेविएशन ऐसे ईयर से लीजिए कि सिग्मा x आपका 0 हो जाए। यहाँ पर तो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 8 है। यहाँ पर मैं किस ईयर से डेविएशन लूँ, क्योंकि मुझे मिड का कोई ईयर तो समझ नहीं आ रहा। अगर मैं मिड लेने की कोशिश भी करती हूँ 2004 और 5 के बीच का, 2004 और 5 के बीच का मतलब क्या, 2004.5। अगर मैं यहाँ पर 2004.5 से डेविएशंस लेती हूँ, डेविएशंस लेने पर देखिए क्या हो रहा है, 2001 माइनस 2004.5 तो -3.5 आ गया, 2002 माइनस 2004.5 तो -2.5 आ गया। इस तरह डेविएशंस लेने पर डेविएशंस तो आ गई। मैं तो चाह रही थी अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, लेकिन ये तो डेसिमल्स आने पर मेरी सारी कैलकुलेशन और टिपिकल हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैंने इस सीरीज को, डेविएशन वाली सीरीज को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3.5 इंटू 2 -2.5 इंटू 2, तो ये मेरी राउंड फिगर होगी ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर ये मेरा x कहलाएगा। अब इस केस में देखिए x यहाँ भी 0 बन रहा था, मैं आपको रीजन बता, हम इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना जरूरी था कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो मेरा सिग्मा x 0 आ गया। इसके बाद हमने एक्स वाई लेना है और एक्स स्क्वायर लेना है, तो इन वैल्यूज को मैं नोट डाउन कर लूंगी। वैल्यूज को नोट डाउन किया और मेरा जो आंसर आने वाला है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक इक्वेशन आंसर आने वाली है। यहाँ पर ए और बी को सोल्व करने के लिए मुझे 2 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए होती हैं। इन इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर सिग्मा एक्स 0 है और इन वैल्यूज को पुट करने पर मेरा वे शॉर्टकट मेथड बन जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगी 91.75 ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई
1.25। फ्रेंड्स यहाँ पर आती है बात यूनिट ऑफ ईयर की, क्योंकि आपने भी देखा था स्टेटमेंट के अंदर, जब सोल्यूशन के अंदर मैंने अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, एक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ करते हैं, तो ये जो बी है, ये जो बी हमें एनुअल इंक्रीमेंट दिखाता है, तो इस केस में ये माना जाएगा, ये इसको माना जाएगा ये हाफ ईयरली इंक्रीमेंट है। तो इस केस में अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर किसी फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते तो हमारा यूनिट 1 ईयर रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ मेरी यूनिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा क्या लिखा जाएगा, यूनिट इज इक्वल टू हाफ ईयर। अगर आप सिंपल उसको डेसिमल्स वाले को लेकर करते तो यूनिट 1 ईयर लिखा जाता। तो यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 91.75 और प्लस 1.25x। और यहाँ पर सिंपली अगर मुझे 2010 के लिए एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर मैं जो x की वैल्यू है 2010 माइनस 2004.5, यहाँ पर जब मैं कर रही हूँ 5.5 आ रहा है, 5.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो एस्टिमेशन के लिए भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 11। और यहाँ पर जब मैं वैल्यू x की पुट करूंगी तो x की वैल्यू में 11 पुट करूंगी। 11 पुट करने पर जो मेरा कैलकुलेशन होकर सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आया 105.5। और यहाँ पर मुझे क्या है, इसको इक्वेशन को मंथली इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। अब ये जो बी वैल्यू है, अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर, ये यूनिट जो हमारी क्या है, हाफ ईयर है। तो पहले तो हम यहाँ पर 144 से कर रहे थे, लेकिन अब बी को तो करना है हमने 6 से और एक्स को करना है 12 से डिवाइड। तो यहाँ पर कितने से डिवाइड करें, 72 से। जब आपकी यूनिट हाफ ईयर है तो इस केस में आपने बी एक्स को डिवाइड करना है 72 से। तो यहाँ पर 72 से डिवाइड करने पर ये मेरी जो सिंप्लीफाई करने पर आया है, ये मेरी मंथली इक्वेशन आ गई। ऐसे क्वार्टरली इक्वेशन के अंदर हम देखें तो यहाँ पर पहले हम कितने से कर रहे थे, 16 से, लेकिन यहाँ पर जो मेरी यूनिट है, यूनिट क्या है मेरे पास, हाफ ईयरली है। एक हाफ ईयर में कितने क्वार्टर, 2। तो यहाँ 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट पार्ट को ए को तो डिवाइड करना है 4 से, और बी एक्स जो पार्ट है उसको डिवाइड करना है 8 से। तो ये मेरी सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ गई। अल्टरनेटिव मेथड, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसी क्वेश्चन को जो मैं आपको कह रही थी कि अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई ना करें, तो ये 2004.5 से मैं करके दिखा रही हूँ आपको कि 2004.5 से डेविएशन लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करती। सिंपली आप कीजिए, आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए, आपको कोई स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक्स वाई लिया, एक्स स्क्वायर लिया, और करने के बाद तो आइए देखिए इस केस में अपनी कैलकुलेशंस को। तो हमारे पास ये जो सिंप्लीफाई करने पर ये जो वैल्यूज आ गई हैं, ये जो वैल्यूज आ गई हैं, n इक्वल टू 8, वाई सिग्मा वाई इक्वल 734, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा x वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगी, सिंपल वही स्टेप्स चलेंगे। और लेकिन अब क्योंकि हमने अपनी कैलकुलेशंस में x को मल्टीप्लाई नहीं किया था 2 से, तो हमारा ये जो b है, b जो इंक्रीमेंट शो करेगा, ईयरली इंक्रीमेंट शो करेगा। तो यहाँ पर जब मेरा आंसर लिखा जाएगा y इक्वल टू 91.75 प्लस 2.5x, ओरिजन 2004.5, यूनिट रहेगा 1 ईयर। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के स्टेप्स पे डिपेंड करता है कि वहां पर आप उसको डेसिमल्स की कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप यूनिट दिखाएंगे 1 ईयर, लेकिन आप सिंप्लीफाई करने के लिए वहां पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर यूनिट को भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे उसी केस में 2010 के लिए एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में, क्योंकि मैंने वहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो पुट करूंगी 5.5 को पुट करूंगी, तो मेरा आंसर आ रहा है 105.5। और यहाँ पर अगर मुझे एनुअल इक्वेशन को मंथली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरी यूनिट क्या है, 1 ईयर, तो यहाँ पर सिंपली जैसे हम पहले के क्वेश्चन में कर रहे थे, तो ए को 12 से और बी एक्स को 144 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से मेरा आंसर आ रहा है। और यहाँ पर अगर मेरे को क्वार्टरली इक्वेशन में, ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट को 4 से और 16 से। सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशंस पर। अगर आपने कैलकुलेशन के केस में वहां पर अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो हमारा सिंपली पहले जैसा रहेगा। शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजन, कई बार हमारे पास जो सर्टेन ईयर से जो यूनिट ऑफ टाइम दिया होता है उसको एज्यूम किया जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजन को। कई बार कहा जाता है कि अपने ओरिजन को, जिससे आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, आप अपने ईयर को शिफ्ट कीजिए।
कभी आगे शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है। तो फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व नहीं करना। तो उस केस में क्या क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन निकल कर आ जाएगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो x के अंदर जितने ईयर से आपको शिफ्ट करने के लिए बोला जाए तो उसको k मान लीजिए, वेयर k इज द नंबर ऑफ टाइम यूनिट शिफ्टेड इफ द रीजन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड इन द टाइम k विल बी पॉजिटिव। अगर आपको 2 ईयर्स नेक्स्ट करने के लिए कहा जाए या बैकवर्ड करने के लिए कहा जाए तो आपका k नेगेटिव रहेगा। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है y इक्वल टू 45.5x। जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तो मैंने ओरिजिन लिया था 2010 और यूनिट थी 1 ईयर। अब कहा जा रहा है शिफ्ट द ओरिजिन टू 2008। 2008 मतलब क्या, पहले 2010 है, अब 2008 को लेने के लिए कहा जा रहा है, बैकवर्ड है। और अगले पार्ट में सेकंड पार्ट का क्या कह रहे हैं, 2013 से फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रेंड को हमने शिफ्ट तो करना है, फर्स्ट केस में बैकवर्ड शिफ्ट करना है और सेकंड केस में फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास ओरिजिन पहले से ओरिजिन है 2010 और हमें 2008 शिफ्ट करना है। तो 2008 माइनस 2010 तो मेरा -2 तो यहां पर मैं x को रिप्लेस कर दूंगी x माइनस 2 से। जब इस इक्वेशन के अंदर 45 प्लस 5x है, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस 2 से, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने पर 45 प्लस 5x माइनस 10 और इसको मैं जब सिंप्लीफाई कर दूंगी तो ये आ गया 35 प्लस 5x। अब क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है तो मेरे आंसर के साथ क्या लिखा जाएगा, ओरिजिन इक्वल टू 2008। और इसी तरह जब मुझे 2013 में शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, तो 2013 माइनस 2010 प्लस 3। तो यहां पर x को मैं रिप्लेस करूंगी x प्लस 3 से। जब यहाँ पर x को x प्लस 3 से रिप्लेस किया तो ये 45 प्लस 5x प्लस 15 आ गया और 60 प्लस 5x, तो रीजन कितना साथ में लिखा जाएगा 2013। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने टाइम सीरीज के बारे में, टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज के एग्जाम्पल, टाइम सीरीज के ट्रेंड कैलकुलेट करने के मेथड्स, सेमी एवरेज मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सभी को हमने बड़े डिटेल में सीखा। जब ओड नंबर ऑफ ईयर्स हो, जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स हो, और साथ में हमने सीखा कि अपने ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।